हेलो, गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो में हम लोग ब्रीथिंग, श्वसन, रेस्पिरेटरी सिस्टम का अध्ययन करेंगे। बायोलॉजी क्लास 10 जीव विज्ञान का चैप्टर है श्वसन यानी ब्रीथिंग। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंतर्गत आज हम लोग किस टॉपिक को देखने वाले हैं? श्वसन तंत्र, जिसमें ऑक्सीकरण होती है, भोजन का, भोज्य पदार्थ का ऑक्सीजन के साथ मिलकर उसका ऑक्सीकरण होता है, तब ऊर्जा का निष्कासन होता है। ऊर्जा और ऊष्मा। श्वसन अंग, यहाँ से इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। स्तनधारियों में मुख्य श्वसन अंग फेफड़ा होता है। कीट में श्वास नली जिसे ट्रैकिया कहा जाता है। जलीय जीव में गिल्स, जैसे मछली में गिल्स। मेढक जब भूमि पर होती है, स्थल भाग पर जब होता है तो वह फेफड़ा से सांस लेता है, लेकिन अगर भूमिगत हो जाता है, वह मिट्टी में कीचड़ के अंदर होता है, तो वह त्वचा से सांस लेता है। टेडपॉल, मेढक के छोटे बच्चे, वो गिल्स से सांस लेता है, क्योंकि उस वक्त उसकी फेफड़ा पूर्ण विकसित नहीं हो पाती है। ये हो गई श्वसन अंग कुछ जीव जंतुओं का। ब्रीदिंग जो है, श्वासोच्छ्वास, ये दो सम्मिलित क्रियाओं से बना हुआ है। एक है निश्वसन, अर्थात जब इनहेल होता है, ऑक्सीजन को हम लोग अपने बॉडी के अंदर खींचते हैं, तो उसे निश्वसन कहा जाता है, इंस्पायरेशन। और जब हम छोड़ते हैं, जो वायु मैंने अंदर ग्रहण किया, क्योंकि वायु तो एक मिश्रण है जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2 और कुछ हल्की गैसें भी अंदर जा सकती है, लेकिन मेन रूप से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और CO2 ही जाएगा, क्योंकि हीलियम और हाइड्रोजन तो हल्की गैसें होती है। वो पृथ्वी के नीचे धरातल करीब में जितनी ऊंचाई हम लोग की होती है, उतना ऊंचा तक नहीं होता है, क्यों? हल्की गैसें ऊपर होती है। तो यही मुख्य रूप से 3 गैसें निश्वसन के अंतर्गत शरीर के अंदर बॉडी में प्रवेश करता है। एक्सपायरेशन में, निश्वसन में हम लोग उसे छोड़ते हैं। तो नाइट्रोजन जो वायुमंडल में 78% है, O2 ऑक्सीजन 21% है, CO2 0.03% है। इतना परसेंटेज मात्रा ही हम लोग अपने बॉडी के अंदर खींचते हैं। और निश्वसन में जब हम शरीर से बाहर फेंकते हैं, तो नाइट्रोजन तो 78% पूर्ण छोड़ दिए, ऑक्सीजन हमारे बॉडी में कार्बन के साथ रिएक्शन कर, रासायनिक अभिक्रिया कर, वह बना लेता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। 21% हम लोग अंदर खींचे, अब बाहर फेंकते हैं कितना? 17% यानी 4%। कोई मायने नहीं रखता 0.03%, 4% हम शरीर से बाहर CO2 फेंकते हैं। इसे हम लोग देख लिए। अब हम लोग श्वसन का यानी ब्रीथिंग का, श्वसन का हम लोग परिभाषा देखते हैं। श्वसन का परिभाषा क्या होता है? श्वसन सम्मिलित रूप से 2 क्रियाओं से बना हुआ है, एक है निश्वसन, एक है निश्वसन, जिसे सम्मिलित रूप से हम श्वासोच्छ्वास कहते हैं। श्वसन का परिभाषा हो जाएगा श्वसन भोजन से ऊर्जा उत्पादन, भोजन से ऊर्जा उत्पादन के लिए, भोजन से ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाओं में भोजन के विखंडन, भोजन के विखंडन यानी ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण को श्वसन कहते हैं। भोजन से ऊर्जा के उत्पादन हेतु, ऊर्जा की प्राप्ति हेतु जो कोशिकाओं में भोजन का विखंडन होता है, ऑक्सीकरण होती है, उसी को हम श्वसन कहते हैं, उसी को श्वसन कहते हैं। श्वसन 2 प्रकार के होते हैं, एरोबिक, एनारोबिक, यानी वायवीय और अवायवीय। यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, श्वसन की परिभाषा हो गई, श्वसन कितने प्रकार के होते हैं, व्याख्या करें, या तो फिर वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर स्पष्ट करें। तो मैं श्वसन 2 प्रकार के होते हैं, दोनों का मैं अंतर स्पष्ट कर देता हूँ। श्वसन 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है वायवीय श्वसन।
वायवीय श्वसन, और सेकंड है अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन। पॉइंट फर्स्ट, वायवीय श्वसन नाम से ही स्पष्ट है, एरोबिक अर्थात हवा यानी O2 ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। वायवीय श्वसन O2 की उपस्थिति में होती है, O2 की उपस्थिति में। अवायवीय श्वसन O2 की अनुपस्थिति में होती है, O2 की अनुपस्थिति में, अनुपस्थिति में। एक अंतर तो आपने देख लिया। सेकेंड अंतर है ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है और CO2 H2O यानी जल तथा ऊर्जा मुक्त होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता है, ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण, पूर्ण ऑक्सीडेशन नहीं होता है, पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता है। और इसके साथ जो बनता है वह है CO2 और एथेनॉल, इथेनॉल अल्कोहल तथा लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा मुक्त होती है। इसीलिए धावक या कभी कभी हम लोग फिजिकल वर्क ज़्यादा करते हैं तो पैरों की नसों में अकड़न होने लगती है, लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक एसिड के निर्माण होने के कारण। पॉइंट नंबर 3, वायवीय श्वसन जो है वह माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। यह कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया जिसे श्वसन स्थल कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। जबकि अवायवीय श्वसन सिर्फ कोशिका द्रव में होती है। यह सिर्फ कोशिका द्रव में संपन्न होती है। अवायवीय श्वसन सिर्फ कोशिका द्रव में संपन्न होती है, जबकि वायवीय श्वसन कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। माइटोकॉन्ड्रिया को श्वसन स्थल कहा भी गया है, जिसे आप समझते होंगे। अब इसका एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उदाहरण में ले लेते हैं। वायवीय श्वसन का उदाहरण तो आप बहुत दे सकते हैं, जैसे मनुष्य हो गए, और इसका उदाहरण ईस्ट हो गए। उदाहरण ईस्ट में अवायवीय श्वसन होता है। आपने देखा वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में डिफरेंस, अंतर। ऑक्सीडेशन का ग्लूकोज के विखंडन के विभिन्न पथ को हम लोग समझते हैं। ग्लूकोज कोशिका द्रव में पायरुवेट और एटीपी यानी ऊर्जा मुक्त करेगा, ट्राइफॉस्फेट का। ईस्ट में जो है वह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। ईस्ट में अवायवीय श्वसन होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, और इथेनॉल और CO2 का निर्माण होता है। इथेनॉल और CO2 का निर्माण होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में O2 की उपस्थिति में CO2, जल और ऊर्जा का निर्माण होता है, जबकि लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है ऑक्सीजन के अभाव में। यह पेशी कोशिकाओं में होती है। इसलिए धावक या हम लोग कभी फिजिकल वर्क करते हैं तो हमारी मांसपेशियों में अकड़न होने लगती है, दर्द महसूस होता है, वह लैक्टिक अम्ल बन जाने के कारण होता है।
लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाने के कारण होता है। यह पेशी कोशिकाओं में होती है O2 के अभाव में, O2 की अनुपस्थिति में नहीं, O2 के अभाव में। ऑक्सीजन की जब कमी हो जाएगी तो लैक्टिक अम्ल का निर्माण होगा, उससे हमारी पेशी कोशिकाओं में अकड़न या दर्द महसूस होने लगती है। ये ग्लूकोज के विखंडन का विभिन्न पथ था, जिससे आप सही ढंग से समझ लीजिए। रिपीट अगेन, कोशिका द्रव में पायरुवेट और एटीपी ऊर्जा बनेगी। ईस्ट माइटोकॉन्ड्रिया और पेशी कोशिकाओं, ईस्ट में O2 की अनुपस्थिति में एथेनॉल बनेगा और CO2 बनेगा, रिलीज करेगा ईस्ट। शराब के निर्माण में फर्मेंटेशन क्रिया, किण्वन क्रिया के द्वारा होता है। और पावरोटी ब्रेड के निर्माण में जो स्पंजी हो जाते हैं, पावरोटी ईस्ट के कारण होता है। माइटोकॉन्ड्रियम जो होती है, जो कोशिका का मेन अंगक है, श्वसन अंग है कोशिका का, यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण करेगा। और पेशी कोशिकाओं में O2 के अभाव में लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार ग्लूकोज के विखंडन होने से जो हमें उत्पाद प्राप्त होगी, आप इसे देख लें कि ईस्ट में होगा इथेनॉल और CO2, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा अगर हुआ शोषण, कोशिकीय शोषण, तो ग्लूकोज विखंडित होकर CO2, H2O और ऊर्जा प्रदान करेगी, और वही ग्लूकोज O2 के अभाव में लैक्टिक अम्ल का निर्माण कर देगा पेशी कोशिकाओं में। स्क्रीनशॉट ले लें ग्लूकोज के विखंडन के जो पथ हैं, इस पथ से आप बिल्कुल वायवीय और अवायवीय शोषण को समझ लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। मनुष्य का श्वसन अंग, मनुष्य में, ह्यूमन बीइंग में किस प्रकार से श्वसन की प्रक्रिया होती है, श्वसन क्रिया होती है, उसका मुख्य अंग फेफड़ा है। इस बात को तो हम लोग जानते हैं, जिसे लंग कहा जाता है। फेफड़ा मनुष्य के श्वसन का मुख्य अंग है। तो नासिका छिद्र या फिर मुख से हम लोग वायु को अंदर खींचते हैं, फेफड़ा हमारा खींचता है। फेफड़ा में फैलाव और संकुचन होता रहता है। तो फेफड़ा हमारा वायु को अंदर की ओर खींचती है। यही ट्रैकिया से, यही नली से, जो आहार नाल है, श्वास नली है, वायु भी जाता है और भोजन भी जाता है। जहाँ भोजन तो आमाशय में पहुँच जाता है, लेकिन वायु को फेफड़ा में जाना होता है। दो हृदय के, हृदय बीच का स्थान हृदय है, यहाँ हृदय है, हट है, इसके दोनों ओर फेफड़ा होते हैं, इसके दोनों ओर फेफड़ा होते हैं, हृदय के दोनों ओर, बायां और दायां। तो हृदय के दोनों ओर जो फेफड़ा है, उसमें वायु को जाना है और आमाशय में भोजन को आना है, मार्ग तो ही है। तो इस स्थान पर एपिग्लोटिस नामक एक वाल्व होती है, एपिग्लोटिस नामक एक वाल्व होती है, जो ग्रसनी और ग्रास नली में बांट देता है। ग्रसनी और ग्रास नली, ग्रसनी में वायु प्रवेश करेगा और ग्रास नली में प्रवेश करेगा भोजन। एपिग्लोटिस भोजन एवं हवा को ग्रसनी एवं ग्रास नली में बांटता है। एपिग्लोटिस ही भोजन एवं हवा को, भोजन को ग्रास नली में भेज देगा और हवा को ग्रसनी में भेजेगा। वाल्व खुलती है, फेफड़ा तरफ जाता है, अदरवाइज नीचे आ जाता है। एपिग्लोटिस, अगर भोजन आ रहा है तो ग्रसनी की ओर बंद कर देगा और भोजन आमाशय में सीधे प्रवेश कर जाएगा। और अगर हवा आ रही है तो वह ग्रास नली तरफ बंद हो जाएगा और वह ग्रसनी में वायु प्रवेश कर फेफड़ा में चले जाएंगे। तो श्वसन मार्ग है क्या? श्वसन मार्ग क्या है? श्वसन मार्ग वायु जिस मार्ग का अनुसरण करती है, वायु जिस मार्ग का
अनुसरण करती है उसे श्वसन मार्ग कहते हैं, उसे श्वसन मार्ग कहते हैं। एग्जाम में मनुष्य के श्वसन अंग का सचित्र वर्णन कर मनुष्य के श्वसन अंग का यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम का नामांकित चित्र बनाकर उसका वर्णन करने के लिए देता है। नामांकित चित्र तो आप देख लिए। ग्रसनी से आगे बढ़ते हुए फेफड़ा में वायु कोशिका होती है, वायु कोशिका होती है। इस भाग को ब्रोंक्यूल्स कहते हैं, जबकि ब्रोंकस ही आगे चलकर ब्रोंक्यूलस में विभक्त हो जाता है। ब्रोंकस ही, ये ब्रोंकस हो गई, ये ब्रोंकस है, यही आगे चलकर ब्रोंक्यूल्स में विभक्त हो जाता है, ब्रोंक्लियोस में विभक्त हो जाता है, ब्रोंक्लियोस में विभक्त हो जाता है। और यह है आपका वायु कोशिका। ये डायफ्राम का काम क्या है? डायफ्राम जो है वह फेफड़ा को ऊपर की ओर धकेलता है, ऊपर की ओर धकेलता है तो इसमें जो वायु मौजूद है वह फिर निःश्वसन के अंतर्गत, एक्सपायरेशन के अंतर्गत बाहर निकल जाती है। और जब डायफ्राम सिकुड़ता है तो हवा अंदर की ओर प्रवेश करती है। गर्भवती महिला में ये डायफ्राम काम करना बहुत ही कम कर देता है, क्योंकि नीचे इसका शिशु आ जाता है ओवरी में, जिसके कारण डायफ्राम को सिकुड़ने और फैलने का स्थान कम मिलता है। तो उस समय पसलियाँ काम करती है, जो हृदय के दोनों ओर पसलियाँ होती है, ये वाली ऐसे ऐसे पसलियाँ जो होती है वो पसलियाँ काम करती है डायफ्राम का। क्योंकि फेफड़ा को ऊपर प्रेस करने के लिए, ऊपर दबाव डालने के लिए कोई न होना तो चाहिए। वैसे सिंपल वे में डायफ्राम काम करता है। गर्भवती महिला में आपका हृदय की जो पसली है, जिसमें हृदय बीच में बंद है, फेफड़ा बीच में बंद है, पसलियाँ उसको सुरक्षा प्रदान कर रही है, तो पसलियाँ काम करता है। मनुष्य के मुख्य श्वसन अंग में नासिका छिद्र, लारिंक्स जिसे स्वर यंत्र कहते हैं, ट्रैकिया, श्वास नली। ट्रैकिया यानी श्वास नली की जो लंबाई होती है वो 11 cm होता है और उसका जो व्यास होता है 16 mm होता है। फेफड़ा में 3 × 10⁸ वायु कोष होते हैं। फेफड़ा मनुष्य की वक्ष गुहा में स्थित होती है, जो 2 स्पंजी गुलाबी थैलीनुमा रचना की होती है। फेफड़ा स्पंजी, गुलाबी और थैलीनुमा रचना की होती है, जो मनुष्य के वक्ष गुहा में स्थित होती है, जिसमें वायुकोश की संख्या लगभग 3 × 10⁸ होते हैं। ट्रैकिया श्वास नली की लंबाई 11 cm और उसका जो व्यास होता है, नली चूँकि बेलनाकार है नली, इसका जो व्यास होता है वह 16 mm होता है और लंबाई 11 सेंटीमीटर होती है। अब हम लोग समझते हैं श्वसन क्रिया को कि फेफड़े में आखिर श्वसन होता कैसे। श्वसन 2 प्रक्रियाओं से मिलकर बना हुआ है, एक है प्रश्वास, एक है उच्छ्वास। प्रश्वास और उच्छ्वास यानी इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, इनहेल और एक्सहेल, बाहर निकालना और अंदर डालना। तो ये हमारा हो गई ट्रैकिया से होता हुआ आया। अब हम इसे बना लेते हैं फेफड़ा। ये है हमारा फेफड़ा, इसे प्रवेश किया। यहाँ होती है डायफ्राम, डायफ्राम हो गई। रिब्स होता है, हड्डियाँ होती है, रिब्स होती है, हड्डियाँ होती है। तो रिब्स से हड्डियों के बीच मध्य जो पेशियाँ होती है उसमें संकुचन और फैलाव होता है, संकुचन और फैलाव होता है, वही क्रिया डायफ्राम में होती है। अगर यह फैलता है तो इसकी आयतन बढ़ती है, इसकी कोश का आयतन बढ़ता है, तो हवा, ऑक्सीजन, मिश्रित हवा जिसमें नाइट्रोजन भी होंगे, नासिका छिद्र से होते हुए फेफड़ा में प्रवेश करती है। और जब संकुचन होता है डायफ्राम या तो फिर रिब्स जो होता है, इसे रिब्स कहते हैं, यानी पसलियाँ की पेशियों में जब संकुचन होता है तो इसका आयतन घट जाता है और वायु CO2, नाइट्रोजन N2
बाहर निकल जाते हैं। ये हो गई उच्छ्वास। तो प्रश्वास और उच्छ्वास को हम लोग समझ लेते हैं। तो श्वसन की क्रिया को हम लोग व्याख्या कर लेते हैं। श्वसन का परिभाषा मैंने कुछ समय पहले आपको बता दिया। क्रिया, श्वसन क्रिया, प्रश्वास, सीने की यानी छाती की, सीने की 12 जोड़ी, सीने की 12 जोड़ी रिब्स, जिसे क्या कहते हैं, पसलियाँ, 12 जोड़ी रिब्स, पसलियाँ। मैं मनुष्य की बात कर रहा हूँ, किसी और जंतु की नहीं। सीने की 12 जोड़ी, 12 इधर 12 इधर, 12 जोड़ी रिब्स होते हैं, पसलियाँ होती है। के बीच स्थित पेशियों, के बीच स्थित पेशियों में जब, या पेशियां जब, पेशियों में जब, या पेशियां जब, कोई दिक्कत नहीं, पेशियां जब संकुचित होती है, संकुचित होती है, संकुचित होती है, तब रिब्स बाहर की ओर, बाहर की ओर खिसक जाता है, खिसक जाता है, जिससे वक्ष गुहा फैल जाता है, जिससे वक्ष गुहा फैल जाता है। वक्ष गुहा के नीचे जो डायफ्राम होती है, वक्ष गुहा के नीचे डायफ्राम होती है, उसमें भी संकुचन होता है, इससे वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। साथ ही वक्ष गुहा के नीचे स्थित डायफ्राम में भी संकुचन होता है, संकुचन होता है, जिसके कारण वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है, वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। जब आयतन बढ़ गया, जाहिर सी बात है वायु पहले की अपेक्षा ज़्यादा उसमें प्रविष्ट करेगी, आयतन बढ़ जाता है। इससे बाहर से हवा, जिसके कारण दाब कम गई ना, जिसके कारण बाहर से हवा फेफड़ा में आने लगती है, इसे क्या कहा गया, इंस्पायरेशन। इसे क्या कहा गया, इंस्पायरेशन यानी निश्वासन। अब फेफड़ा में वायु तो आ गई, उसे बाहर भी तो निकलना होगा। इंस्पायरेशन हो गया, अब होगा एक्सपायरेशन, यानी अब हवा, जिसे जंतु या मनुष्य ने खींचा, जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03 थी, वह अब बाहर निकलेगा। एक अलग बात है कि हमारे शरीर के अंदर कार्बन मौजूद होता है, जिसके कारण CO2 का निर्माण होता है, और लगभग 4% हम लोग प्रश्वास के दौरान यानी निःश्वसन के दौरान, एक्सपायरेशन के दौरान बाहर फेंकते हैं। तो हो गई प्रश्वास, जिसमें हम वायु को अपनी अंदर की ओर खींचे। तो क्या यह जबरदस्ती हम लोग जानबूझकर खींचते नहीं, यह स्वतः होता है। कैसे होता है, तो फेफड़े के इर्द गिर्द जो पसलियाँ होती है हृदय की, जिसे रिब्स कहते हैं, वो, और उसके नीचे वक्ष गुहा के नीचे जो डायफ्राम होता है, उसमें संकुचन होता है, जिससे बीच का आयतन बढ़ जाता है। जब बीच का आयतन बढ़ गया तो उसमें वायु ज़्यादा समाहित होगा, तो बाहर से वायु हवा अंदर आने लगती है, नासिका छिद्र से होते हुए, ग्रसनी से होते हुए फेफड़ा में पहुंच जाती है। अब तक तो हमने देखा फेफड़ा में पहुंचा, अब हम लोग देखेंगे उच्छ्वास यानी निःश्वसन, एक्सपायरेशन, बाहर निकलना, वायु को बाहर निकलना, जिसे कहते हैं उच्छ्वास।
यानी एक्सपायरेशन, एक्सपायरेशन या तो निःश्वसन, जिसमें वायु बाहर की ओर निकलेगी। पसलियों के, बस सीधे उसका उल्टा होगा, पसलियों के बीच की पेशियों तथा डायाफ्राम की पेशियां जब ढीली हो जाती है, जब ढीली हो जाती है तो वक्ष गुहा का आयतन, वक्ष गुहा का आयतन घट जाता है, जिससे वायु बाहर की ओर निकलती है, नासिका छिद्र से बाहर की ओर निकलती है। इसी को हम क्या कहते हैं? निःश्वसन कहते हैं, उच्छ्वास कहते हैं, एक्सपायरेशन बोलते हैं। आई होप आपको मानव में, मनुष्य में रेस्पायरेशन है, श्वसन है, आपको समझ में आ गई होगी। कुछ और जानकारी प्राप्त कर लीजिए। जागा हुआ इंसान, जब मनुष्य जगा हुआ होता है तो 1 मिनट में 16 बार सांस ले सकता है। सांस का मतलब लेना और छोड़ना, निःश्वसन और निःश्वसन 16 बार 1 मिनट में। सोया हुआ 12 बार, उसकी दर, स्पीड, गति कम जाएगी। लेकिन छोटा बच्चा 1 मिनट में 25 बार श्वसन करता है। अभी टाइडल वॉल्यूम क्या है कि एक बार में सांस द्वारा खींची गई वायु हम लोग एक बार में साधारण सिंपल वे में, औसतन, एवरेज, जो सिंपल वे में हम लोग सांस को खींचते हैं तो हम 500 ml वायु को अंदर खींच सकते हैं। लेकिन जो हमारा लंग का टोटल कैपेसिटी है, छाती जब फुलाते हैं पूरी वायु को अंदर खींच लेते हैं तो अधिकतम कितने हो सकता है? तो 6000 मिलीलीटर तक, 6000 ml तक क्षमता होती है मनुष्य के लंग को कि एक बार में उतनी वायु को, 6000 ml वायु को वह खींच सके। जो ऑक्सीजन सिलेंडर में भरा जाता है O2 प्लस N2 होता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का सम्मिश्रण होता है। लेकिन जो समुद्र, गहरे समुद्र में जो जाते हैं सिलेंडर लेकर, उसमें ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन मिला दी जाती है। जिस प्रकार आईसीयू में जो वेंटिलेटर पर रखा जाता है मरीजों को, आईसीयू में जो ऑक्सीजन लगाई जाती है उस सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। और गहरे समुद्र में भी गोताखोर लोग जाते हैं तो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन का ही सम्मिश्रण होता है। लेकिन वैसे सिंपल वे में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का सम्मिश्रण होता है ऑक्सीजन सिलेंडर में। श्वसन प्रक्रिया को इस माध्यम से भी समझा जा सकता है, श्वासोच्छ्वास। O2 अंदर आया, फेफड़ा में पहुंचा, फेफड़ा से O2 रुधिर के हीमोग्लोबिन द्वारा O2 का ग्रहण करना, रुधिर में हीमोग्लोबिन, रेड ब्लड सेल पाई जाती है हीमोग्लोबिन, उसी के साथ ऑक्सीजन का परिवहन होता है। सबसे पहले ऑक्सीजन आई फेफड़े में, वहाँ रुधिर के हीमोग्लोबिन में मिल गई, हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को ग्रहण कर लिया और रुधिर द्वारा O2 का अब परिवहन शुरू हुआ। वह पहुँच गया कोशिका में, यानी ऊतकों में, जहाँ ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा, जहाँ ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीकरण होने से चूँकि ग्लूकोज में कार्बन थे, कार्बन ऑक्सीजन के संपर्क में आया, उससे अभिक्रिया किया, बना दिया CO2। अब CO2 का निर्माण हो गया कोशिका द्वारा, और CO2 का प्रसरण होगा, रुधिर में पहुंचा, CO2 का परिवहन होगा, CO2 का परिवहन होगा रुधिर के साथ मिल करके, फिर फेफड़ा से होते हुए फिर वो नासिका छिद्र द्वारा बाहर निकाल दिए जाएंगे। ये पूरे श्वसन मार्ग है। O2 ग्रहण हुआ, फेफड़ा में आया, रुधिर में मिला,
उसमें हीमोग्लोबिन था, उसके साथ उसका परिवहन होने लगा, कोशिका में पहुंचा, जहां ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा। ग्लूकोज में कार्बन मौजूद होती है C6H12O6, इसमें कार्बन मौजूद होती है, जिससे भी क्रिया करके CO2 बना दिया और CO2 का अपसरण हुआ, यहाँ परिवहन हुआ ब्लड के साथ और फेफड़ा में पहुंचा, जहाँ से वह CO2 को प्रश्वास द्वारा बाहर निकाल दी गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।